थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, इसलिए रीचर रोस्को से एक गन की डिमांड करता है। फिर रोस्को उसे एक गन देती है जो उसके खुद के ही नाम पर थी। ये गन भी रीचर की ही तरह हट्टी कट्टी थी। फिर बाहर जाकर रीचर गन चलाकर देखता है, क्योंकि हथियार को जब तक चलाकर ना देखा जाए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर रीचर और रोस्को ऑस्कर के पास जाते हैं। रोस्को ऑस्कर को बताती है कि कल रात वे लोग मुझे भी मारने आए थे, मैं घर पर नहीं थी, इसलिए वे एक धमकी छोड़ गए हैं। फिर वे फोरेंसिक लैब में जाकर जैस्पर से मिलते हैं। जैस्पर उन्हें बताता है कि दूसरी लाश पीट जोबलिंग की थी। वो ट्रक चलाता था। उसकी उम्र 43 साल थी। वो शादीशुदा है और अटलांटा में उसका एक घर भी है। उसके नाम कोई आपराधिक कंप्लेंट नहीं है, सिवाय 2018 में गलत ड्राइविंग के मामले के। फिर रोस्को के पास सीक्रेट सर्विस ऑफिसर मोली बैक का फोन आता है। वो बताती है कि मैं जो के साथ काम करती हूँ। फिर फोन को रीचर ले लेता है और कहता है कि जो मर चुका है, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वो मार्ग्रेव जॉर्जिया में क्यों आया था? वो बताती है कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो कोई खुफिया मिशन पर था। रोस्को पूछती है वो किस तरह का काम संभालता था। मोली बताती है कि वो नकली नोट और जालसाजी का काम संभालता था। उसने मुझे एक बार कहा था कि मैं जालसाजी का धंधा पूरी तरह से बंद करवा के रहूंगा। फिर रीचर कहता है क्या आप उसकी फाइलों की हार्ड कॉपी दे सकते हैं? ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मोलीबेथ कहती है कि कॉपी तैयार करने में 1-2 दिन लग जाएंगे। फिर वहाँ से बाहर निकलकर ऑस्कर कहता है नकली नोटों के लिए इतने कत्ल। रीचर कहता है लोग तो $20 के लिए जान ले लेते हैं, ये तो बड़ा मामला लगता है। फिर ऑस्कर कहता है कि मैं स्पाइवी के घर जाऊंगा, वो दूसरे राज्य में पड़ता है। तब तक तुम ये पता लगाओ कि 2018 में उस ट्रक ड्राइवर पर क्या मुकदमा चला था और ठंडे दिमाग से काम लेना। फिर रोस्को पुलिस स्टेशन जाती है। वो टील को बताती है कि रात को कुछ गुंडे मेरे भी घर आए थे। शुक्र मनाओ मैं घर पर नहीं थी, वरना केस कल ही रफा दफा हो जाता। टील कहता है ये हुई ना बात, बहादुर लड़की। फिर रोस्को के पास स्टीवनसन आता है। वो पूछता है कि क्या आपको पॉल के बारे में कुछ पता चला या उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला हो, क्योंकि मेरी वाइफ और पॉल की वाइफ कजन है। मेरी वाइफ को चिंता हो रही थी, लेकिन रोस्को उसे मना कर देती है। फिर टील स्टीवनसन को आवाज लगाकर उसे अपने पास बुला लेता है। दूसरी तरफ ऑस्कर स्वाइपी के घर जाता है। कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो चोरों की तरह उस घर के अंदर घुस जाता है। उसे अंदर जाते हुए पड़ोस की ही एक लेडी देख लेती है। फिर ऑस्कर काफी देर तक घर की छानबीन करता है। फिर वो स्वाइपी का फोन चेक करता है। उसने क्लाइनर के ऑफिस में कई बार कॉल की हुई थी, लेकिन तभी 2 पुलिस वाले आते हैं और चोर समझकर ऑस्कर को पकड़ लेते हैं। उधर रीचर उस बीमा कंपनी में जाता है जिस कंपनी का बीमा ट्रक ड्राइवर पीट जोबलिंग के ट्रक का किया हुआ था। वो ऑफिसर से उसके क्लेम की फाइल मांगता है, लेकिन ऑफिसर उसे मना कर देता है। फिर रीचर को थोड़ा प्यार दिखाना पड़ता है। वो ऑफिसर उसे 2018 में लिए क्लेम का प्रिंट निकाल देता है। उधर ऑस्कर की भी जमानत हो गई थी। वो पुलिस वाला उससे माफी मांगता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये चीफ डिटेक्टिव ऑस्कर है। रोस्को पुलिस वालों पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें इतनी भी समझ नहीं थी कि चोर कभी कोट पैंट पहनकर चोरी करने नहीं जाते। फिर वे तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रीचर बताता है कि जिस कंपनी के वे ट्रक थे वे क्लाइनर इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं। जब ट्रक वाला मुसीबत में फंस गया था तो क्लाइनर ने ही उसकी कानूनी फीस भरी थी। ऑस्कर बताता है कि मैं स्वाइपी के घर गया था। ऐसा लगता है कि वो शहर छोड़कर भाग गया है, लेकिन भागने से पहले उसने कई बार क्लाइनर के ऑफिस में कॉल की थी। सारे सबूत क्लाइनर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि नकली नोट एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई करने के लिए उन्हें ट्रकों की जरूरत पड़ती हो। आगे का रास्ता कांटों भरा है। ऑस्कर बताता है कि गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा किए सबूत मान्य नहीं होते। फिर रीचर और ऑस्कर क्लाइनर के ऑफिस में जाने का फैसला करते हैं। रीचर बचा हुआ खाना एक डॉगी के लिए ले जाता है, जिसका मालिक उसे अक्सर पानी और खाने के लिए कुछ नहीं देता था। फिर ऑस्कर के पूछने पर वो बताता है कि ये मेरे चाचा का कुत्ता है। पिछले हफ्ते मेरे चाचा की मौत हो गई। मैं इसे लाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में लाना पड़ा। ऑस्कर कहता है इसकी अच्छे से देखभाल करो, वरना $500 का जुर्माना और 10 दिन के लिए कैद भी हो सकती है। हमें दोबारा आकर तहकीकात न करनी पड़े। फिर वे दोनों क्लाइनर के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ बड़े पैमाने पर पशुओं का चारा ट्रक से अनलोड किया जा रहा था। फिर एक लड़की उन्हें लेने आती है। वो उन्हें मिस्टर क्लाइनर के ऑफिस में ले जाती है। ऑस्कर पूछता है क्या आप स्वाइपी को जानते हैं? उसने पिछले 3 दिनों में कई बार आपके ऑफिस में फोन किया है, और मरने वाला एक आदमी जिसका नाम पीट जोबलिंग है, वो भी आपके लिए ही ट्रक चलाया करता था। आपने उसकी कानूनी फीस भी भरी थी। मिस्टर क्लाइनर कहते हैं कि मेरा माल देश के हर कोने में जाता है। मेरे वकीलों की टीम हर वक्त तैयार रहती है ताकि कोई ट्रक ड्राइवर मुसीबत में हो तो उसे जल्दी से मुसीबत से निकाला जाए, क्योंकि माल की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। और रही बात स्वाइपी की, ये भी हो सकता है कि उसका कोई दोस्त हमारी कंपनी में काम करता हो, जिससे वो बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है कि आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात मत भूलो मैंने इस शहर के लिए अपना बहुत सारा पैसा लुटाया है, और अब मैं कत्ल से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए अपमानित महसूस कर रहा हूँ। ऑस्कर कहता है मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, फिर सामने चाहे जो भी हो मैं सवाल करूंगा। क्लाइनर कहता है कि अगर बिना सबूत के मेरा टाइम खराब करोगे तो मार्ग्रेव की जनता तुम पर खुश नहीं होगी, इसलिए चले जाओ यहाँ से। ऑस्कर जाने से पहले उसे धमकी देता है कि आप शहर के बाप होंगे, मेरे नहीं। अगर मेरी तहकीकात में बाधा डाली तो मैं तुम्हारे हलक में हाथ डालकर तुम्हारा कलेजा खींच लूंगा। उसका डायलॉग सुनकर रीचर को हंसी आ रही थी। फिर क्लाइनर सिक्योरिटी बुलाता है। वे सिक्योरिटी वाले उन्हें बाइज्जत बाहर का रास्ता दिखाते हैं। रीचर कहता है ये जो तुमने डायलॉग मारा है तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता। गाड़ी में भी रीचर ऑस्कर के डायलॉग का मजाक उड़ाता है। फिर रीचर उसे कहता है कि आपको अब
अपने घर में नहीं रहना चाहिए, वरना आपका भी वो हाल हो सकता है जो ऑफिसर मॉरिसन का हुआ था। अब आपके पास थोड़ा बहुत कैश और एक नकली नाम होना चाहिए। फिर रोस्को और रिचर ऑस्कर का सामान बांधने में उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं। ऑस्कर कहता है कि रिचर तुम कोई जल्दबाजी मत करना। रिचर कहता है कि क्लाइनर का पर्दाफाश करना मेरा आखिरी काम है, पहला नहीं। मेरे पास काफी समय है मेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए। रोस्को कहती है कि हमारे पास 3 सुराग थे, पॉल, स्वाइपी और पीट जोबलिंग। स्वाइपी भाग गया, पॉल लापता है और पीट जोबलिंग मारा गया। रिचर कहता है तो मैं स्वाइपी को ढूंढूंगा, उसने मुझे एक बार में बुलाया था, जरूर उसे वहाँ कोई जानता होगा। रात को गैस स्टेशन पर रोस्को को जूनियर क्लाइनर मिलता है। वो उससे पूछता है कि आजकल रिचर के साथ बड़ा घूम रही हो, इस शहर के लड़के कम पड़ गए थे क्या? रिचर ने तुम्हें बगदाद के बारे में तो बताया ही होगा कि किस तरह उसने बेकसूर लोगों की जान ली और अच्छे कनेक्शन होने की वजह से उस पर से आरोप भी हट गए। मुझे तो रिचर ही हत्यारा लगता है। फिर रोस्को वहाँ से चली जाती है। फिर ऑस्कर एक लेडी से मिलने जाता है। वो उसी बैंक की मैनेजर थी जिसमें पॉल काम किया करता था। वो बताती है कि पॉल हमारी एक शाखा में करेंसी मैनेजर था, लेकिन 1 साल पहले ही वो हमारा बैंक छोड़कर चला गया था। उधर रिचर उस बार में जाता है जिसके बाहर स्वाइपी मिला था। वो एक बूढ़े आदमी को पैसे देकर उससे स्वाइपी के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन एक लंबा चौड़ा आदमी आकर उसे कहता है ये कुछ नहीं बताएगा, किसी दूसरे बार में जाओ। अब की बार बिना गिनती गिने ही रिचर उसको पीट देता है। फिर बिना पूछे ही वो बता देता है कि स्वाइपी 2 स्पेनिश लड़कों के साथ गया है। वो काफी जल्दी में लग रहा था। फिर जब रिचर जाकर अपनी कार में बैठता है तो वो बैक व्यू मिरर में देखता है कि वही ब्लैक कार उसका पीछा कर रही है। फिर वो अपनी कार से उतरकर वापस बार में जाता है। वो किचन में जाकर वहाँ से ग्लव्स उठा लेता है और वापस अपनी कार में आकर बैठ जाता है। फिर वो अपनी कार को वहाँ से भगा लेता है। उसे पता था कि वही स्पेनिश लड़के ब्लैक कार में उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो एक सुनसान एरिया की तरफ गाड़ी मोड़कर चलती गाड़ी से कूद जाता है। गाड़ी एक घर के पास जाकर रुक जाती है। फिर वे स्पेनिश लड़के भी अपनी कार वहाँ रोकते हैं और अपनी गन लेकर रिचर को ढूंढने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि रिचर इस घर में आया है, लेकिन तभी पीछे से रिचर दबे पांव आता है और उन दोनों स्पेनिश लड़कों को गोली मार देता है। फिर वो उनकी जेब चेक करता है। जेब में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो रिचर को ही मारने के लिए उन्हें दिए गए थे। फिर वो उन दोनों की बॉडी को उनकी ही कार की डिग्गी में डालने के लिए खींच कर ले जाता है और जब कार की डिग्गी खोलता है तो उसे उसमें स्वाइपी की लाश मिलती है और इसी के साथ 3rd एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं रिचर ने जो स्पेनिश लड़के मारे थे वो उनके हाथ पैर मरोड़कर उनकी ही कार की डिग्गी में फिट कर देता है। फिर उसके पास ऑस्कर का फोन आता है। वो बताता है कि किसी ग्रामीण ने मुझे एक जली हुई गाड़ी के बारे में बताया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर रिचर भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर वे उस गाड़ी की छानबीन करते हैं। इतने में वहाँ रोस्को भी आ जाती है। फिर वे उस जली हुई गाड़ी का चैसी नंबर निकालते हैं। ऑस्कर चैसी नंबर को नोट कर लेता है। फिर रिचर बताता है कि स्पाइकी भी मारा गया है। फिर वो उनकी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लाशें किसी को मिल जाए और इसमें स्टेट पुलिस इन्वॉल्व हो जाए, इससे उनकी तहकीकात में बाधा होगी। रोस्को भी रिचर के साथ जाती है। उन लाशों की दुर्दशा देखकर रोस्को रिचर से पूछती है कि बगदाद में क्या हुआ था। रिचर बताता है कि उस समय वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। स्थानीय बच्चे अक्सर वहाँ पर फुटबॉल खेलने आते थे। एक रात मैंने बच्चों की आवाज सुनी। फिर मुझे पता चला कि बगदाद के कुछ लोग उनके साथ बुरा काम कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें ठोक दिया। फिर इराकी पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल जवाब किए और पाया कि मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। क्या तुम्हें और भी कुछ जानना है? रोस्को कहते हैं नहीं। फिर वे स्पेनिश लड़कों की कार लेकर एयरपोर्ट जाते हैं और उसे वहाँ पर पार्क कर देते हैं। ये काम वे बिल्कुल छुपते छुपाते और अक्लमंदी से करते हैं ताकि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा ना आए। फिर वे पास में ही एक होटल रूम लेने जाते हैं। रिसेप्शन पर रिचर कहता है कि हमें रूम 3रे फ्लोर से ऊपर का चाहिए। रोस्को पूछती है इतना कैश कहाँ से आया? रिचर बताता है कि उन लोगों को मुझे मारने के मोटे पैसे मिले थे, ये वही पैसे हैं। जब वे रूम में जाते हैं तो उनके पास मोली बैथ का फोन आता है। वो बताती है कि मुझे जो की फाइलों में से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, मैं सुबह तक उनको कॉपी कर लूंगी। फिर कल सुबह मैं खुद वहाँ पर फाइलें देने आऊंगी क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। रिचर कहता है मैं तुमसे एयरपोर्ट पर नहीं मिल सकता, हम पर कईयों की नजर होगी। तुम एयरपोर्ट से निकलकर 59 स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ना, हम आपको वहीं मिलेंगे। वो कहती है कि जो अक्सर तुम्हारे बारे में ही बात किया करता था, उसने बताया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर वो गुड नाइट कहकर फोन रख देती है। अपने भाई के बारे में सोचकर रिचर भी उदास हो गया था। सुबह तैयार होते वक्त रोस्को कहती है मैं पीट जोबलिंग की वाइफ को जाकर बताऊंगी कि उसके पति की हत्या हो गई है। रिचर कहता है मैं भी साथ चलूंगा। फिर जब वे पीट जोबलिंग के घर जाते हैं तो अंदर से उसकी माँ बाहर आती है। रोस्को कहती है कि मुझे पीट के बारे में बात करनी है। उसकी माँ पूछती है क्यों, कुछ हुआ है क्या? फिर वो उन्हें अंदर ले जाती है। बूढ़ा बूढ़ी की हालत देखकर रिचर कहता है कि हमें पीट जोबलिंग से बात करनी थी। हाल ही में उनकी कंपनी में एक ट्रक चोरी हुआ है, हम पीट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इससे हमारी तहकीकात में मदद होगी। फिर पीट की मॉम उन्हें एक एड्रेस लिख कर देती है जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। बाहर जाकर रोस्को उससे पूछती है कि तुमने सच क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि वे इमोशनल हो जाते और मेरे पास इतना समय नहीं है। दूसरी तरफ टील ऑस्कर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने सुना है तुमने क्लाइनर को धमकी दी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लाइनर मार्ग्रेव शहर के महत्वपूर्ण बाशिंदों में से एक है, इसलिए आइंदा मुझे उनसे बदसलूकी की कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। और हाँ, अब
से बिना मेरी इजाजत तुम इस केस पर काम नहीं करोगे, वरना अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। तभी स्टीवनसन आकर ऑस्कर को कहता है कि आपके पापा का फोन आया है। फोन ऑस्कर के पापा का नहीं बल्कि उसके दोस्त पिकार्ड का था। वे कोड वर्ड में बातें कर रहे थे। पिकार्ड ऑस्कर को कहीं आने के लिए कहता है, लेकिन ऑस्कर कहता है कि मैं अपने दोस्तों को भेज दूंगा। फिर पिकार्ड पॉल की वाइफ को कहता है कि मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए खुद जाना होगा, कुछ ही घंटों में मैं वापिस आ जाऊंगा, तब तक ये गन तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर इसे चलाते समय हिचकिचाई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर रोस्को और रिचर्ड ट्रक ड्राइवर पीट जोबलिंग की वाइफ से मिलने जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो चुकी है। वो औरत कहती है तो फिर क्या हो गया, मुझे कोई अफसोस नहीं। वो बताती है कि पीट जोबलिंग अपने मालिक क्लाइनर से हेरा फेरी करता था, मैं उसे रोकती थी तो हमारा झगड़ा भी होता था। वो एयर कंडीशनर लेकर मायामी जाया करता था। फिर वो उन्हें गैरेज लेकर जाती है और कहती है कि शायद 1-2 यूनिट यहाँ भी पड़े होंगे, मैंने कभी चेक नहीं किया, तुम खुद ही देख लो। चेक करने पर पता चलता है कि वे एयर कंडीशनर के बॉक्स खाली थे। वो बताती है कि जब भी पीट के पास फोन आता था वो साथ की साथ घर से चला जाता था। उसके बाद कई दिनों तक वो घर नहीं लौटता था। अब मैं ये घर बेचकर हमेशा के लिए अपने मॉम डैड के पास जा रही हूँ। फिर रिचर के पास ऑस्कर का फोन आता है और वो उन्हें एक एड्रेस देता है जहाँ उन दोनों को नॉर्मल वर्दी में पिकार्ड से मिलना था। रास्ते में रिचर बताता है कि पीट जोबलिंग जरूर उन खाली बक्सों में नोट लेकर जाता होगा और उसमें से वो हेरा फेरी भी करता होगा। उम्मीद है जो की फाइलों में हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर वे एक पतली गली में पिकार्ड से मिलने जाते हैं। पिकार्ड उनको उस जली हुई गाड़ी की डिटेल देने वाला था। पिकार्ड बताता है कि वो गाड़ी भाड़े की थी जिसको किसी रॉन हैसी के नाम से बुक किया गया था। इसी नाम से मार्कग्रेव से 40 मील की दूरी पर एक होटल रूम भी बुक किया गया था। रिचर कहता है इस नाम को मेरा भाई यूज किया करता था। फिर पिकार्ड उसे होटल का एड्रेस देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वे उस होटल में जाते हैं और रिसेप्शन पर पूछते हैं क्या रॉन हैसी अपना कोई सामान भूल गया है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि हाँ, वो एक सूटकेस था जिसको 20 मिनट पहले कोई ले गया है। फिर रिचर रोस्को से पूछता है कि अगर एक भारी ब्रीफकेस लेकर तुम्हें होटल से भागना हो तो तुम क्या करोगी। वो कहती है कि मैं जरूरी सामान निकालकर ब्रीफकेस को फेंक दूंगी। फिर वे डस्टबिन में देखते हैं, वहाँ जो का ब्रीफकेस पड़ा था। उसमें रिचर को अपने भाई का सूट मिलता है और सूट में से एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में कुछ कोड वर्ड में बातें लिखी हुई थी। तभी उनके ऊपर कोई गोलियां चलाता है। फिर रिचर और रोस्को दोनों अलग अलग रास्ते भागते हैं। गुंडे गाड़ी से रिचर का पीछा करते हैं और एक जगह पर जाकर गाड़ी फंस जाती है। फिर रिचर उनमें से एक आदमी को तो ठिकाने लगा देता है, लेकिन दूसरा रिचर का पीछा करता है। वो रिचर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे शूट करने ही वाला था कि रोस्को उसका भेजा उड़ा देती है। जब ये बात ऑस्कर को पता चलती है तो वो कहता है कि और कितनी लाशें गिराओगे यार। रोस्को पूछती है कि पिकार्ड ने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे हमसे पहले कोई और कैसे पहुंच गया। ऑस्कर कहता है कि शायद जब पिकार्ड का फोन मेरे पास आया तब दूसरी लाइन पे से किसी ने हमारी बातें सुन ली होगी। उसे स्टीवनसन पर शक था, लेकिन रोस्को कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो उनके साथ मिला होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर रोस्को ऑस्कर को मार्कग्रेव से बाहर एक बंद पड़े घर में बुलाती है। वहाँ वे सब मिलकर उस पर्ची पर जो कोड लिखे हुए थे उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ उनकी समझ से बाहर था। उस पर पीट की गैराज के बारे में लिखा हुआ था, जबकि उस गैराज में पहले ही वे जाकर चेक कर चुके थे। वहाँ खाली बॉक्स के अलावा कुछ भी नहीं था और उस पर्ची में लिखा था ग्रेस क्लीनर फाइल। दोस्तों, ग्रे पुलिस वाला था जिसने रोस्को को उसके मॉम डैड की मौत के बाद उसके पिता की तरह ही पाला था। रोस्को कहती है कि जब ग्रे की मौत हुई तब ना ही घर में और ना ही पुलिस स्टेशन में हमें कहीं भी क्लाइनर की फाइल नहीं मिली। फिर वे उस पर्ची पर लिखे फोन नंबर पर कॉल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये तीनों नंबर अलग अलग शहरों में अर्थव्यवस्था महकमा के हैं। वॉइसमेल से पता चला है कि यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये तीनों ही 3 दिन बाद लौटेंगे। फिर वे खुद उन दफ्तरों में जाने की बजाय रिचर की एक दोस्त को हायर करते हैं जिसका नाम नियली था। वो पहले भी कई बार रिचर के साथ काम कर चुकी थी। फिर रिचर उसे ये तीनों नंबर देता है और पूरी डिटेल निकालने के लिए कहता है। फिर ऑस्कर कहता है कि हमें चलना होगा, मोली बेथ आती ही होगी। फिर वे तीनों उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं जहां मोली बेथ आने वाली थी। फिर वहां मोली बेथ आ जाती है और एस्केलेटर की तरफ इशारा करती है। जब तीनों वहां पर जाकर उसका इंतजार करते हैं तो कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वो ऊपर नहीं आती। फिर वे सभी अलग अलग रास्तों से नीचे जाते हैं। मोली उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। फिर रिचर की नजर उस बैग पर पड़ती है जो मोली के हाथ में था। चेक करने पर पता चलता है कि वो बैग बिल्कुल खाली था। फिर रिचर पटरी पर थोड़ा आगे जाकर देखता है, उसे मोली मिल जाती है, लेकिन किसी ने मोली के पेट में चाकू मार दिया था। वो रिचर को देखकर कहती है जो, और इसी के साथ 4th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अब तक आपने रिचर के 4 एपिसोड देख लिए हैं और 4 बाकी रह गए हैं जिनमें सस्पेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं उसके नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊं आप लोगों को पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।